गुड मॉर्निंग एवरीबडी। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का आज छोटा सा तीसरा एक क्लास है। आज हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग को कंप्लीट कर देंगे। ये थ्योरी का, मैं बार बार बोलता हूँ, 10 मार्क्स से लेकर के 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप चाहें तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कम से कम 10 में 6, 7, 8 मार्क्स, अगर 15 का आ गया तो 10 मार्क्स तक लाया जा सकता है। कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता चुका हूं और एक बार वापस आज बताऊंगा। चलो अभी मैं IGAS 10, इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसका नाम है पब्लिक डेट एंड अदर लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट्स डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। पब्लिक डेट को लेकर के ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आइए डिस्कशन करते हैं। बोलता है कि मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, द पब्लिक डेट एंड अदर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट शैल बी अकाउंटेड एंड रिपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू। मतलब जितने रुपए का गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट इशू किया है इन द नेम ऑफ पब्लिक डेट, उसको फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग एक्सटर्नल डेट, changes in the balance at the end of the accounting period arising from variations in the rate of exchange shall also be reported। अगर बाहर से आपने लोन लिया है तो बैलेंस शीट डेट में एक्सचेंज रेट के बदलाव के कारण अगर कोई अमाउंट में चेंज आया है तो आपको उसका भी अलग से रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड है डिस्क्लोजर्स को लेकर के। कहता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स कंसर्निंग पब्लिक डेट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। 3 डिस्क्लोजर का एक बॉक्स है, आप देखेंगे। पहला डिस्क्लोजर ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, डिडक्शंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, जो हर लोन को लेकर के ये वाला एक डिटेल जरूर होता है कि शुरू में कितना डेट था, नया कितना डेट और लिए, कितना डिस्चार्ज किए, कितना बचा। ये आपको डिस्क्लोज करना है फॉर योर इंटरनल डेट। हिंदुस्तान के अंदर के आपके जितने डेट हैं उसके लिए डिस्क्लोज करना है। फिर इंडिया के बाहर के भी जितने डेट हैं B नंबर पैराग्राफ में, उसके लिए भी सेम एक डिस्क्लोजर देना है। B नंबर बॉक्स को देखोगे, द ओपनिंग बैलेंस, additions discharged during the year and closing balance, and net change in the rupee terms with respect to external debt wherever applicable। obviously exchange rate में fluctuation अगर होगा तो रूपी टर्म में जो अमाउंट चेंजेस होंगे, मतलब डॉलर टर्म में भी डिस्क्लोजर देना है और रूपी टर्म में भी डिस्क्लोजर देना है। ये वाला C, opening balance, receipt, disbursement during the year and closing balance, and net change in the rupee term with respect to other obligations। तो ये इंटरनल डेट के लिए, ये एक्सटर्नल डेट के लिए। और C नंबर जो पॉइंट है वो तुम्हारा एनी अदर काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस के लिए। सो ये डिस्क्लोजर ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग का हर सरकारों को अपने पब्लिक डेट के लिए, इंटरनल डेट के लिए अलग, एक्सटर्नल डेट के लिए अलग और अदर ऑब्लिगेशंस के लिए अलग से डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अगला स्लाइड बोलता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग सर्विसिंग ऑफ डेट एंड रिलेटेड पैरामीटर्स फॉर द करेंट ईयर, प्रीसीडिंग ईयर एंड नेट चेंज इन रूपी टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू डेट। सर्विसिंग का मतलब पेमेंट को लेकर के होता है, तो अपने किस तरह का क्या पेमेंट कर पाए हैं ड्यूरिंग द ईयर और प्रीसीडिंग ईयर में, उसका एक डिस्क्लोजर लगता है। A नंबर, B नंबर, C नंबर, 3 बॉक्स को देखोगे और याद करने की कोशिश करोगे। 1 इज इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट। सी, दिस इज अ सर्विसिंग पेमेंट करना। इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, ऑन स्मॉल सेविंग्स, ऑन प्रोविडेंट फंड एंड रिजर्व फंड्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है आप उसका एक डिस्क्लोजर करोगे, बाइफरकेट करके कि पब्लिक डेट पे कितना, स्मॉल सेविंग्स पे कितना, प्रोविडेंट फंड्स पे कितना। फिर उसके बाद अगर हमने कोई लोन दिया स्टेट और सेंट्रल, स्टेट और
स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को, तो उनसे कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ भी नंबर बॉक्स में देखोगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स, डिपार्टमेंटल कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स, PSUs and other undertakings including railways, post and telegraph। तो राज्य की सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज को, PSUs वगैरह को, रेलवेज को, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को अगर हमने कोई लोन दिया है तो उनका कितना इंटरेस्ट हम लोगों को रिसीव हुआ। एंड देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर लोन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैश बैलेंसेस एंड अदर आइटम्स, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था कहीं इन्वेस्ट कर दिए तो उसका कितना इंटरेस्ट हम लोगों को मिला, इसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लिखता है कि एक्सटर्नल डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सोर्स indicating the currency of transaction. Measurement of face value shall be in respect of both the currency agreement and Indian rupees. It should also disclose the outstanding in terms of exchange rate prevailing at the end of the accounting period. इंडिया के बाहर के जितने भी लोन होंगे उनका ईयर एंड एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो भी वैल्यूएशन रहेगा उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अब देखो इस तरह के डिस्क्लोजर्स की चीजें जो होती हैं मुन्ना, वो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। आपके पास और कोई बच्चों दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप 2 बार 3 बार करके पढ़ लीजिए अक्टूबर के महीने में। अभी तो एग्जाम देंगे आप लोग अक्टूबर एंड पे, तो आप 2-3 बार करके पढ़ लीजिए। PDF आपके पास रहेगा, बुक आपके पास है, कंसिस्टेंट बेसिस पे पढ़ते रहिए, क्योंकि ना इतना सारा चीज एक साथ पढ़ोगे ना तो ऐसे याद रहेगा नहीं। सुनते रहिए वीडियो को और याद करते रहिए। अगेन इफेक्टिव डेट मीनिंगलेस है। जिस साल भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करती है उसके बाद जो भी साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं उसमें ये वाला आई गैस एप्लीकेबल होगा। तो आज के दिन ये एप्लीकेबल इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सो इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैं एक बार पहला वाला स्लाइड में जाता हूं। इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके सिलेबस में थे, आपके बुक में थे, उनके नाम मैं आपको दिखाता हूं। एक बार मैं फर्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, बच्चों ध्यान देना। तो उनमें जो आप लोगों के सिलेबस में था, देखो आई गैस 1 गारंटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, आई गैस 2 अकाउंटिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रांट इन एड, उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द गवर्नमेंट, आई गैस 3, फिर IGAS 7 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, IGAS 9 जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, एंड देन IGAS 10 that was related to public debt and other liabilities of the government disclosure requirements. So यहां तक हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया है। अब जो डिस्कशन है ना बेटा 19 नंबर आउटलाइन का, दैट इज अबाउट IGFRS, फुल फॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। शुरू के तो IGAS बोल करके इशू हुए, आपने इंटरनेशनली भी सुना होगा कि पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे IAS, उसके बाद वो IFRS बन गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो गवर्नमेंट ने भी वही स्टैंड लिया और पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए उनका नाम उन्होंने गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रखा। तो मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप देखो यहां पर, ओके। सो ये IGFRS इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का एक डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला बॉक्स में है कि IGFRS, ओके, लिखता है द स्टैंडर्ड्स बीइंग डेवलप्ड फॉर अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड IGFRS। सो सर्टेन ऊपर में तुमने जितने IGAS सुने ज्यादातर में कैश बेसिस का अकाउंटिंग था, मैंने पहले क्लास में बोला था। अब वो लोग ये ऐसा फील करने लग गए हैं कि कुछ कुछ एस्पेक्ट में हमें अक्रूवल बेसिस में शिफ्ट हो जाना चाहिए, और उसके लिए फिर इन्होंने IGFRS डिजाइन किया और उसी को उन्होंने फिर IGFRS अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज IGFRS, approved by the Government Accounting Standard Board under consideration of the Government of India includes the following 5। अभी तक उन्होंने ये 5 इशू किए हैं जो अक्रूवल बेस्ड हैं। 1 is presentation of financial statements, IGFRS 1। इसमें ना जो अपने
इंडेस 1, 2 ये सब पढ़े हैं ना, माने इंडेस 1, इंडेस 16, रेवेन्यू, इन्वेंट्री, वो एकदम सिमिलर है उसके साथ। ओके, सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने वही से लिए हैं। तो इसको अलग से जो बेसिक कंटेंट समझने में बार बार आपको यही देखने मिलेगा, इस वाले इंडेस से नॉलेज लिया, इस वाले से लिया, या इस वाले आईएफआरएस से लिया, या इस वाले एएस से लिया, क्योंकि आपके सारे एएस, सारे आईएफआरएस, सारे इंडेस वो अक्रूवल बेस्ड ही हैं। तो आईजीएफआरएस जो आपके सिलेबस में है उसमें 5 आईजीएफआरएस अक्रूवल बेसिस के हैं, आइए डिस्कस करते हैं। आईजीएफआरएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आईजीएफआरएस 2 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IGFRS 3 is revenue from government exchange transactions, IGFRS 4 is inventories, and IGFRS 5 is contingent liabilities, contingent assets, disclosure requirements, obviously other than guarantees, क्योंकि guarantees के ऊपर बड़ा वाला IGAS था। तो ये 5 IGFRS अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, नेम द 5 IGFRS विच आर अक्रूवल बेस्ड। तो आप इनका नाम लिख के बॉक्स में देखो, नाम सब है। और कुछ और IGFRS जो है जिनका फॉर्मुलेशन प्रोग्रेस में है, आइए डिस्कस करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या है IGFRS 1? आपने इंडेस 1 पढ़ा है, ऑलमोस्ट सारे आइडियाज वहां से ड्रॉ किए हुए हैं। IGFRS 1 has prescribed the manner of presentation of financial statements by government entities that follow accrual basis of accounting. It sets out overall requirement for the presentation of financial statements, guidance for their structure, and minimum requirements for the content of financial statements presented under accrual basis of accounting, and very similar to Ind AS 1. Next is IGFRS 2 property plant and equipment। हम लोग Ind AS 16 पढ़ते थे। तो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनियां अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करती हैं तो ये IGFRS 2 उनको फॉलो करना है। This standard has prescribed the accounting treatment for property, plant and equipment so that users of financial statements can obtain information regarding an entity's investment in PPE and any changes in such investments. The principal issues in accounting for property, plant and equipment are timing of recognition of assets, the determination of their carrying amount and depreciation charges and impairment losses to be recognized in relation to them. Now I can very comfortably assure you to say that आप ये सारी चीजें अलग अलग रिस्पेक्टिव इंडेस में पढ़े हो, आइडियाज, क्योंकि इंडेस सारा नॉलेज IFRS से बोरो करता है और यहां पर भी सब कुछ उसी तर्ज पे, उसी पैटर्न पे बनाया हुआ है। तो दोबारा सारा इंडेस लिखा हुआ नहीं है, बस ये बोला हुआ है कि भाई ये सब मेरा कवरेज एरिया है। आगे, इन एडिशन द स्टैंडर्ड एम्स एट categorizing assets according to their nature and also aim to provide depreciation, taking into account their uses over the life of the asset. The way the asset will be used, depreciation will be provided accordingly. If we are using the asset more, depreciation should also be more. The accounting standard is essentially an adaptation of Indian requirements of International Public सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। आप देखिए पब्लिक सेक्टर, जो इंटरनेशनली पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एप्सास, आप बार बार देखेंगे इसका भी यूज हुआ है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर 100% अडॉप्शन इंडेस के हिसाब से नहीं कर सकते वो लोग। तो जो इंटरनेशनली जो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, माने पूरा इंडेस नहीं होता है, बट जो इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वहां से भी ये लोग नॉलेज लेते हैं। इश्यूड बाय IFAC ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। It also envisaged
to provide guidance to pilot studies and eventual development of a common reporting framework under accrual basis for the Union and states. The IGFRS are subject to revision by GASAB based on experiences with pilot studies. तो बच्चों, अगर आपको पूछा जाए ना कि ये जो IGFRS है ये 100% इंड एस से लिया गया है या इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिया गया है, तो आंसर आप इंड एस मत दीजिएगा, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिया गया है। हां, इंड एस वगैरह से भी इनके कुछ पैराग्राफ्स को बोरो किया गया है। अगर कोई क्वेश्चन उस तरह का आ जाता है, डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आप इंड एस को यूज करके आंसर कर सकते हो। बट अदरवाइज जो जहां से ये लोग बोरो करते हैं सारे IGFRS के मेन कंटेंट को, वो है बच्चों इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहां देखिए ये जो मैंने बॉक्स बनाया, ये तो ज्यादातर जो IGFRS बने हैं वो इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बने हैं। और अगर कोई, क्योंकि आप लोगों ने इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा नहीं है, तो अगर कहीं से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आप इंड एस के हिसाब से उसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे वो सारे बने हुए हैं। IGFRS 3 रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कहते हैं कि the standard lays down the principles to be followed for recognition and measurement of revenue from exchange transactions by the government entities under accrual basis of accounting, wherein transactions and other events are recognized when they occur and not only when the cash is received or paid. accrual basis का simple सा example आप देख सकते हो कि हम exchange transactions को तब लिखेंगे अपनी बुक्स में जब हम लोगों को वो ट्रांजैक्शन अक्रू या अकर किया गया, हम लोगों ने वो उसको किया। कैश रिसीट और कैश पेमेंट के बेसिस पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इट इज एनविसाज टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द पायलट स्टडीज एंड इवेंचुअल डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अंडर अक्रूवल बेसिस फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। द IGFRS कुड बी रिवाइज्ड बाय गसाब बेस्ड ऑन पायलट स्टडीज। क्योंकि ये सब अभी इन प्रोग्रेस हैं, तो टाइम टू टाइम अगर इनको रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो आप करोगे। आप देखिए अभी तक सिर्फ 5 IGFRS रेडी हैं, क्योंकि इसके पहले पूरा कैश बेसिस का अकाउंटिंग चलता था। अब ये लोग अक्रूवल बेसिस में आना चाहते हैं, क्योंकि अक्रूवल बेसिस इज द ट्रू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। IGFRS 4 इन्वेंट्रीज कहता है कि The standard has prescribed the accounting treatment for inventory। जब आप मुझे बताओ हैज प्रिस्क्राइब्ड, तो है ना पूरा IGFRS, क्योंकि पूरा IGFRS तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का एक हिंट है, तो आप वो हिंट इस तरह से शॉर्ट नोट के लिए पढ़ रहे हो। So this standard has prescribed the accounting treatment for inventories. A primary issue in accounting for inventory is the amount of cost to be recognized as an asset and carried forward until the related revenue is recognized। आपने इन्वेंट्री बनाया, आपका खर्चा लग गया, वो इन्वेंट्री नाम का असेट बन गया। लेकिन जब आप उसको बेच दोगे तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन करके पीएल में डेबिट साइड में आ जाएगा। सो कब उसको असेट में लिखना है, कब उसको पीएल में राइट ऑफ करना, आंसर इज अगर वो माल बिका नहीं है, हाथ में पड़ा है, तो वो हमारी असेट है, इन्वेंट्री है। जब हम उसको बेच देंगे तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। दिस स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स guidance on determination of cost and its subsequent recognition of expense, including any write down to NRV। मालूम होगा कि इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is lower, तो जब भी NRV लोअर जाएगा तो कैसे हम राइट डाउन करेंगे, कैसे उस लॉस को पीएल में भेजेंगे, इन सब चीज का गाइडलाइंस IGFRS में दिया हुआ है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द कॉस्ट फॉर्मूला दैट आर यूज्ड टू असाइन कॉस्ट टू इन्वेंट्रीज। The standard aims at using accrual principles of accounting for inventories both at the stage of charging as expense and depicting
the closing stock in the balance sheet. So virtually ये फील अब आना जरूरी है कि द गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स अक्रूवल बेसिस, एंड ऑल्दो वी हैव टिल नाउ रेडी 5 IGFRS, but more are in progress. The accounting standard has derived inputs from Indian Accounting Standard 2, IAS 2 and IPSAS, वही International Public Sector Accounting Standards. The standard is envisaged to provide guidance to the pilot studies and eventual development of a common reporting framework under accrual basis for the union and states. ये बात आपको चारों बार लिखी हुई मिली क्योंकि चीजें अभी डेवलपमेंटल स्टेज में हैं. The IGFRS 4 could be revised by GASAB based on pilot studies. So that's fine. पांचवा वाला जो है, 4 ही मैंने नोट्स बनाया है. ये जो पांचवा वाला IGFRS 5 कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट्स को लेकर के, इसे आप अपनी बुक में, 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा बुक देखता हूं बुक में है या नहीं है. 1 सेकेंड ना, जस्ट वेट. है बुक में, मेरे नोट में बनाना छूट गया था. तो आइए मैं रीडिंग कर देता हूं आपके लिए, आप भी एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा. IGFRS 5 कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट्स डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. बच्चों आपको याद होगा देयर वाज एन IGAS 1. क्या आप बता सकते हैं वो कौन से कंटेंट पे था? अभी सर याद नहीं है, लेकिन सर वो था गारंटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट्स डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो भी गारंटी कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला ही हुआ. तो और अदर कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए IGFRS 5 इज देयर. बुक लिखता है कि दिस स्टैंडर्ड हैज लेट डाउन द प्रिंसिपल्स for disclosure requirements of contingent liabilities and contingent assets both for union and state governments including union territories in their respective financial statements in order to ensure uniform and appropriate disclosure for such liabilities and assets. नॉर्मल बातें. अब सर ये इसका कंटेंट कहाँ है? कंटेंट IGFRS में है, तो सर वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है क्या? आंसर इज नो. तो सर खाली एक तो ऐसे ही मतलब बेकार टाइप का क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो यस यू कैन से दैट, बट दे आर गिविंग क्वेश्चंस. आगे लिखता है कि इट ऑल्सो इंश्योर्स कंसिस्टेंसी विथ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लीडिंग टू ट्रांसपेरेंसी एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डिस्क्लोजर्स in the financial reports to the government for the benefit of various stakeholders. An important objective of IGFRS is to ensure that governments portray the risk associated with the contingent liabilities and contingent asset in a transparent manner. अब देखो बच्चों, दुनिया भर की कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर आपके माथे पे है तो आने वाले दिनों में रिस्क तो है. आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारें फिनेंशियली ट्रबल में आ गई, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना एट ए टाइम, वेनेजुएला. तो अगर इन सब चीजों का प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वे में रिकॉर्डिंग रहे तो एक चेक एंड बैलेंस, जिसको कंट्रोल कहते हैं, वो रहेगा. द पर्पज ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रोवाइड फॉर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट्स इन द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, देखिए मैं जो बात बोल रहा था, डिस्क्लोजर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज रेलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नोइंग what risk of future liability the government carries. Disclosure of contingent asset is relevant what possible assets may accrue to the government. तो इस तरह का एक छोटा छोटा 2 4 मार्क का नोट आ जाए तो आप लोगों को गो थ्रू करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर गवर्नमेंट अकाउंटिंग का एक आधा घंटा 1 घंटा का क्लास दे दीजिए. तो मैंने उसको 2 घंटा अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा का एक स्टोरी बना करके स्लाइड के फॉर्म में दे करके कि ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे. आई हैव जस्ट ट्राइड दिस आउट, क्योंकि थ्योरी पढ़ाना अकाउंट्स की क्लास में, मैंने आपको बोला, वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है. तो आप अपनी बुक में जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोल के चैप्टर है, पेज नंबर तो जितना बार बुक नया प्रिंट होता रहता है तो पेज नंबर बदलता रहता है, पर मेरे पास जो अभी बुक है
वो बुक में, दैट बुक इज रीप्रिंटेड ऑन अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2020 में वो बुक रीप्रिंट हुई थी. गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट्स विथ पेज नंबर 353 and it is finished in page number 380. So approximately 27 pages का ये एक नोट है. 8 से 10 मार्क, 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए. मैंने स्लाइड्स बना करके पीडीएफ आपको भेजना है, मैं भेज दूंगा. आप इस वीडियो को देखो, 2-3-4 बार वीडियोस देखोगे तो थोड़ा सा मेमोरी भी होने लगेगा, याद भी होने लगेगा, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट तो है नहीं, याद रखने का कहानी है, तो वो आपको करना है. एंड ये 27 पेज बुक का along with my small 3 classes of around half an hour each will help you to do this chapter. For all other practical chapters and index and business combinations and consolidation and financial instruments, उसके लिए आपको अलग से क्लासेस दी गई हैं, आप उनको go through करो. Thank you very much. Wish you all the best for your exams. Take very good care and गवर्नमेंट अकाउंटिंग का इस डिस्कशन को प्लीज अच्छे से बुक से एक बार और मेरे नोट से एक बार, दोबारा बोल रहा हूं सेम बात, अपनी बुक से एक बार और मेरे नोट से एक बार जरूर पढ़ लेना. और एक काम करना, पिछले 7-8 टर्म में गवर्नमेंट अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना. आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और डायरेक्ट आपको आंसर करना पड़ता है. अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कॉमर्शियल अकाउंटिंग. ये मैंने अपने स्लाइड में नहीं डाला है, आपको अपनी बुक से गो थ्रू कर लेना है. बाकी सब है बढ़िया से किया हुआ. आप जब बुक पढ़ेंगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा आपको मिलेगा तो आप पढ़ ही लोगे. सो थैंक यू वेरी वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.